हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से परीक्षा में आपको मात्र 50 का ही जवाब देना है। तो हम भी यहाँ पे 50 ही बताएंगे, 50 अगली वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत किस साहित्य की विधा की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत किस साहित्य की विधा की रचना है। तो ये कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो मतांतर विकसित होते जा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि है। यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो ल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। तो अमरकांत हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी। तो जो निर्मला थी ये कहानीकारक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
13 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर नाटककार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये अंग्रेजी भाषा के नाटककार थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, तो कविता के पाठ करने के लिए बुलाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस कहानीकारक की रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस कहानीकारक की रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई गायिका थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए हो गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, तो मेघ को संबोधित किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कवि ने प्राजन्य किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने प्राजन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन किनका उपनाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन किनका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो ग्राम्या से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है, तो ये दिनकर की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो नगर के चौक पर निकला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, तो मक्खी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना, किस कवि की रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अक्षर ज्ञान कविता है ये किस कवि की रचना है, तो ये अनामिका की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है, तो भूमिजा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो कपास के पेड़ पर बोलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं, तो ये जर्मनी के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि 1950 में ही हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुआ। और भारत को आज़ादी कब मिली, तो 1947 में मिली, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो उर्वशी पर मिला, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकारक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकारक कौन है, तो श्रीनिवास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगप्पा कैसा आदमी था,
तो जो रंगपा था ये जुआरी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास के कहानीकारक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास के कहानीकारक कौन है, तो सतकौड़ी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि सावर दहिया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सावर दहिया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, तो राजस्थानी समाज विषय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देखिए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क कहाँ से निकलता है, तो कंठ से निकलता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बचपन भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, चोरी भी भाववाचक है, लेकिन जो अफ्रीकी है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि पशु का विशेषण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पशु का विशेषण है तो पाश्विक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, तो मैं चला हूं ये है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि सदाचार में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि सदाचार में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तिरह जोड़ कार होगा, यानी ये तिरह जोड़ कार मिलकर क्या बनेगा, तिरस्कार बनेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो भारतवासी में नहीं है, बाकी सब में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 51 से 100 अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में हम आपको करवाएंगे, और ये क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी 6 बजे आप लोग जाइए हमारे वेबसाइट पे, और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और जाइए आप लोग टेस्ट दीजिए सामाजिक विज्ञान का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।